हेलो बच्चों, अपन 1857 की क्रांति एक तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। 1857 की क्रांति के यानी 1857 में ऐसा क्या हुआ और उसके बाद क्या परिवर्तन आया, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। आपके बुक में कोई विशेष ज़्यादा नहीं दे रखा, जितना दे रखा उसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे। तो 1857 ये आपको मैंने बता दिया कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है, और कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ और कहाँ तक इसका विस्तार हुआ। अब अपन आगे जानेंगे कि जैसे जैसे इसका विस्तार हुआ तो उसके 1857 में ऐसी कौन कौन सी बातें जो आपकी बुक में दी गई हैं कि वो कारण बनी थी, ठीक है। तो पहला है नवाबों की छिनती सत्ता। नवाबों बोल दो चाहे राजाओं बोल दो, छिनती सत्ता। मुस्लिम धर्म के अंदर जो शासक बनता है, इस्लाम में जो शासक बनता है, उसको क्या कहा जाता था? नवाब कहा जाता था। जब 1757 के पश्चात और क्या था कि अंग्रेज़ों ने और भारतीय जनता के ऊपर जो विभिन्न प्रकार से हथकंडे अपना करके जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनमें एक ये भी था कि धीरे धीरे उन लोगों ने 18वीं सदी के मध्य, ठीक है ना, 18वीं सदी के मध्य ये ठीक है ना, के मध्य 1757, ठीक है ना, के मध्य से लेकर के और राजाओं और नवाबों से क्या है, उनकी ताकत वो छीनने लग गई थी। यानी उनको जो अधिकार दे रखे थे, धीरे धीरे उनके अधिकार और वो अपने अधीन लेने लग गई थी। तो 18वीं सदी के मध्य तक राजाओं और नवाबों से अधिकार छीनने, देखो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कैसे अधिकार छीनने लग गई थी, अधिकार छीनने लग गई। अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या कि किस तरह से राजाओं नवाबों को जो अधिकार दे रखे थे, क्योंकि कुछ जो स्थानीय शासक होते थे, वो स्थानीय शासकों ने और क्या कि इनकी अधीनता, अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करते हुए उनको कुछ ऐसे दे रखे थे कि आप इनके तहत अपनी क्या ले सकते हो, राजस्व ले सकते हो और उस राजस्व का कुछ प्रतिशत हमें दोगे, कुछ आप रखोगे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरा ही अपने अधिकार के अंदर ले लिया था और इससे इन राजाओं और नवाबों को भी अपने शासन से क्या होने लगा था, खतरा होने लग गया था, ठीक है। और इनकी सत्ता और सम्मान इनका क्या होने लगा था, खत्म होने लग गया था। इनकी सत्ता और सम्मान खत्म होने लग गया था, ठीक है। एक बार दूसरी उदाहरण के तौर पे कैसे समझेंगे, उदाहरण पे क्योंकि स्वतंत्र जो शासक थे उनकी स्वतंत्र, स्थानीय जो शासक थे उनकी स्वतंत्रता क्या हो रही थी, छीनती जा रही थी, ठीक है ना। दूसरा स्थानीय, क्योंकि जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय भारत में किनका राज्य था, मुगलों का भी तो था, ठीक है, फ्रांसीसियों का भी था, पुर्तगालियों का भी था। तो इनसे ये क्या थे, राजा और वो जो नवाब थे, यानी बाहर से आए हुए जो शासक बन रहे थे भारत के अंदर, उनसे भी, और यहाँ के जो स्थानीय शासक थे, यहाँ के जो स्थानीय शासक थे उनकी भी स्वतंत्रता क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी। अब जैसे अपन उदाहरण के तौर पे समझे कि कैसे कि जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति के मृत्यु होने के पश्चात उन्होंने जो दत्तक पुत्र लिया था, उस दत्तक पुत्र को वो क्या बनाना चाहती थी, शासक बनाना चाहती थी और उसको वो राजा मान ले। जबकि डलहौजी की एक नीति थी कि जो दत्तक पुत्र था उसको क्या है कि माना नहीं जाएगा, उस क्षेत्र के ऊपर ब्रिटिश सरकार का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। वो एक क्या कहलाई थी, राज्य हड़प नीति कहलाई थी। उसने गोद निषेध प्रथा को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। किसने किया था, गोद निषेध प्रथा को डलहौजी ने।
गोद यानी गोद लेना कि दूसरे बच्चे को, निषेध प्रथा को खत्म कर दिया था। किसने? डलहौजी ने, अंग्रेज डलहौजी ने इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा लिए गए दत्तक पुत्र को वो क्या बनाना चाहती थी? वो वहाँ का शासक बनाना चाहती थी और वो ये चाहती थी कि अंग्रेज इस बात को क्या कर ले? स्वीकार कर ले। लेकिन वहाँ पर डलहौजी ने को पता था कि अगर इस तरह से वो बना ले, शासक वो बन जाएंगे, हमारे क्षेत्र में वो अधिकार नहीं आएगा। तो अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि इस प्रकार की जो प्रथाएं थी हिंदू धर्म के अंदर, उनको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। दूसरा उदाहरण मिलता है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय, ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव, देखो वापस लिखती हूँ, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, वही गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है ना, दत्तक पुत्र नाना साहब नाना साहेब ने और कंपनी से क्या गुहार की? कंपनी से नाना साहब ने कंपनी से क्या क्या आग्रह किया कि क्या किया कि जो पेशवा बाजीराव को जो पेंशन मिल रही थी वो उनकी मृत्यु के पश्चात किसको मिले? नाना साहब को मिले। लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहब की पेंशन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, उनको नहीं दी थी। ये दोनों ही बातें उनकी नहीं मानी गई थी, जिसके कारण उनमें क्या पैदा हो गया था? उन अंग्रेजों के प्रति आक्रोश पैदा हो गया था, ठीक है ना। कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, आग्रह किया कि इनके पिता को जो पेंशन मिलती थी, ठीक है ना, पेंशन मिलती थी, वो पेंशन किसको मिले? इनकी मृत्यु को नाना साहब को मिले, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों बातें हैं उन्होंने क्या कर दी? अस्वीकार कर दी। उन्होंने इन निवेदनों को क्या कर दिया? वहाँ से ठुकरा दिया, जिससे इनके मन में क्या हो गई? एक अंग्रेजों के प्रति आक्रोश का भाव पैदा हो गया। दूसरा था कि अवध की जो रियासतें थी वो भी अंग्रेजों के क्या आ गई थी? अधीन आ गई थी, ठीक है। और 1801 के अंदर किसकी? अवध की, अवध की रियासतें भी, क्योंकि रियासतें जिसमें अंग्रेज भारत में थे उसमें भारत छोटी छोटी रियासतों के अंदर क्या था? बटा हुआ था। और अवध की जो रियासतें थी वो भी कहाँ कि इनके कब्जे में आ गई थी? अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी, के कब्जे में आ गई थी। 1801 के अंदर, 1801 ईस्वी में और अवध के अंदर उन्होंने क्या लगा दिए? कई प्रकार के सहायक संधियाँ थोप दी गई, ठीक है ना। उनके साथ ऐसी संधि वो मजबूर हो गए, क्योंकि वहाँ के शासक ये चाहते थे कि जैसे तैसे हमारी सत्ता को बनी रहे, हम अंग्रेजों का कहना मानते रहे और हमारी सत्ता को ये नहीं छीने। तो इससे वो क्या है? उनके प्रलोभन में आकर के और उनका क्या है? कुछ जो शासक उनको साथ देने लग गए थे। तो 1801 में अवध के ऊपर और क्या है? उन्होंने सहायक संधि थोप दी थी, सहायक संधि थोप दी, ठीक है। जबरदस्ती जो काम किया जाता करवाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? थोपना, ठीक है, थोप दी। 1856 में और क्या कर दिया? 1856 में अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। ये संधियाँ थोप करके धीरे धीरे और क्या 1856 के अंदर अवध को क्या कर लिया? अपने कब्जे के अंदर कर लिया। और गवर्नर जनरल डलहौजी, कौन था? डलहौजी, क्योंकि डलहौजी तो चाहता ही यही था कि वही अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक क्या कर सके? विस्तार कर सके।
1801 में इस प्रकार से सहायक संधि थोप दी 1856 के अंदर। में और क्या कर लिया, अवध पर अधिकार कर लिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने और क्या कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि जिस क्षेत्र के ऊपर शासन ढंग से नहीं चल रहा, यानी यहाँ पर शासन, उन्होंने ये कह दिया कि यहाँ पर अवध के अंदर और क्या नहीं चल रहा है, शासन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, शासन अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। तो शासन अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, इसको इसलिए क्या है कि जहाँ शासन ठीक से नहीं चलेगा वहाँ वो जो क्षेत्र है वो किसके अधीन आ जाएगा, अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा। तो शासन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, वह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, यानी अंग्रेज सरकार के अधीन हो जाएगा। तो दो बातें होगी लॉर्ड डलहौजी के, यानी जिस शासक के, जिस राजा के, जिस नवाब के पुत्र नहीं होगा वो क्या नहीं लेगा, दत्तक पुत्र नहीं लेगा। दत्तक पुत्र नहीं लेगा तो उस क्षेत्र के ऊपर अधिकार किसका हो जाएगा, अंग्रेज सरकार का हो जाएगा। जिस क्षेत्र के अंदर शासन सही ढंग से नहीं चलेगा, ठीक है, उन्होंने ये अनेक तरह के उनके द्वारा क्या अपनाए जाते थे, हथकंडे अपनाए जाते थे, कैसे भी वहाँ की शासकों को और क्या कर लेते थे, अपने कब्जे में करने के लिए। और उनको ये कह दिया जाता था कि यहाँ पर सही तरीके से शासन नहीं चल रहा है, तो उस क्षेत्र को भी वो क्या ले लेते थे, अपने अधीन ले लेते थे। फिर इसके बाद कंपनी ने मुगलों के शासकों, अब तीसरा क्या था कि इस समय और कौन थे, अंग्रेजों के समय में मुगल, ठीक है, तो मुगलों की सत्ता को कमज़ोर करने के लिए, मुगलों से सत्ता छीनने के लिए, मुगलों के शासन को कमज़ोर करने के लिए भी उन्होंने क्या बनाई, योजना बनाई। और वो योजना क्या थी कि कंपनी के द्वारा उस समय और सिक्कों के ऊपर, जो सिक्के चलते थे उन सिक्कों के ऊपर किसके का नाम था, मुगल बादशाहों का नाम छपा हुआ होता था, ठीक है। तो मुगल बादशाहों का नाम छपा हुआ होता था। तो सबसे पहले उन्होंने मुगलों की सत्ता को कमज़ोर करने के लिए जो योजना बनाई, उस योजना में उन सिक्कों से और मुगल बादशाहों के नाम क्या कर दिए गए, हटा दिए गए, ठीक है, मुगल शासकों के नाम हटा दिए गए और अपने क्या कर दिया, अपने शासकों के नाम लिखे जाने लगे, ठीक है ना। और इसके पश्चात उन्होंने ये ऐलान कर दिया, हटा दिए गए 1849 के अंदर, क्या है 1849 में। अब देखो अवध पे अधिकार कर लिया, अवध के बाद वो, क्योंकि मुगलों के का प्राथमिक क्षेत्र कहाँ था, दिल्ली और आगरा, तो दिल्ली के अंदर उस समय जो बहादुर शाह था जफर, उसके वाले क्षेत्र पे क्या करना था, उनको अधिकार करना था। तो दिल्ली के अंदर 1849 के अंदर, 1849 में डलहौजी ने क्या कर दिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसका परिवार उस किले में नहीं रहेगा। जो लाल किला है उस किले में बहादुर शाह का परिवार रहता था, उस किले में वो नहीं रहेगा, उसको लाल किले से, ठीक है ना। तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने, डलहौजी ने यह ऐलान किया, ये घोषणा की, ऐलान किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि उनको क्या करना था, लाल किले पर अपना अधिकार करना था, तो उसके पश्चात
उसका परिवार लाल किले में नहीं रहेगा। देखो ये घोषणाएं की गई, ठीक है ना। लाल किले में नहीं रहेगा, उस परिवार को दिल्ली में किसी अन्य जगह पर क्या कर दिया जाएगा, बसाया जाएगा। फिर इसके बाद में 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने, अंग्रेज अधिकारी थे, लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर दिया, ये फैसला कर दिया कि मुगल बादशाह, मुगल शासक बहादुर शाह जफर क्या रहेगा, मुगल शासकों का अंतिम शासक होगा, ठीक है ना। जफर अंतिम शासक होगा। ठीक है। अब देखो लॉर्ड डलहौजी ने ये कर दिया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका परिवार कहाँ रहेगा, अलग रहेगा, लाल किले में नहीं रहेगा। लॉर्ड कैनिंग ने ये कह दिया कि बहादुर शाह जफर की अंतिम शासक, इसके बाद मुगलों के अंदर कोई शासक नहीं बनेगा। इस प्रकार से इस वंशज को ही अंतिम बादशाह माना जाएगा। इसके बाद उनको क्या नहीं दी जाएगी, राजकुमारों की मान्यता नहीं दी जाएगी, उनको राजकुमार घोषित नहीं किया जाएगा, उनको राजकुमार नहीं माना जाएगा। यानी उस क्षेत्र के ऊपर किसका अधिकार हो गया, एक तरह से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मुगलों की सत्ता क्या हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी। इसीलिए मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर बताया था कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में, और जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर आए तब बहादुर शाह जफर को उन्होंने क्या कर दिया था, अपना सम्राट घोषित कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह से कोई न कोई देश की क्योंकि स्थानीय जो शासक थे वो ये चाहते थे कि जिस समय बहादुर शाह जफर के समय हमें जो स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, जो हमें कार्य करने के लिए, जो सत्ता प्राप्ति के लिए जो राजस्व हमें मिल रहा है, हमारा कहीं वो भी नहीं छिन जाए। इसलिए उन्होंने भी, स्थानीय शासकों ने भी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या कर दिया, संघर्ष का ऐलान कर दिया और बहादुर शाह जफर को अपना क्या घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया था। उसके पश्चात देखो ये तो थी नवाबों की और राजाओं की जो किस तरह से सत्ता छीन रही थी। उनमें आपको एक 4 उदाहरण दिए हैं। कौन कौन सा, एक तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, और दूसरा था अवध के शासक का। अवध का शासक कौन, पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब को पेंशन लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था, नहीं दिया था। इसके पश्चात उन्होंने 1801 के अंदर किसके ऊपर, अवध पर सहायक संधि थोपी। 1856 के अंदर उन्होंने अवध के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। और इसके पश्चात अवध पर अधिकार करने के बाद में और लॉर्ड डलहौजी ने 1849 के अंदर ये ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफर क्या है कि मृत्यु के पश्चात उसका परिवार यानी मुगल शासक नहीं होंगे, लाल किले में नहीं रहेंगे, दिल्ली के कहीं अन्य स्थान पर उनको बसा दिया जाएगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के पश्चात वहाँ का शासक कौन होगा, कोई नहीं होगा, ये अंतिम शासक होगा और राजकुमार उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात आएंगे किसान और सिपाही भी अंग्रेज़ों की सत्ता से किस प्रकार से परेशान हुए थे, ये अपन आगे वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कौन सा, किसान और सिपाही। किसान और सिपाही किस प्रकार से अंग्रेज़ों के अत्याचारों से पीड़ित थे। ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।